व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। नया सप्ताह है, पूरे जोश के साथ में स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे ही नया सप्ताह आता है आप लोगों के सामने एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर फिर से अपने आप को एक नए जोश के साथ में अपने पैटर्न में लाने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसको आप लोग हर टाइम अपने साथ में लेकर चलिए अपने जोश को, ताकि जिस भी काम को आप लोग करें अच्छे से, तो आप लोग और इफेक्टिवली उस काम को अंजाम तक पहुंचा सकें। तो इसी के चलते सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर मेजर रिवर्स, जो कि मैंने आप लोगों से बोला था कि नेक्स्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन क्या होना चाहिए। तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर इंडिया की रिवर कवर कीजिए। तो यहाँ पर जो मेजर रिवर है वो मैं कवर करूंगा। तो ये सारी रिवर जो इंपॉर्टेंट है और वो भी रिवर जो न्यूज में रहती है, तो उनको हम लोग कवर करके चलेंगे। जब ये वाली रिवर खत्म हो जाएंगी तो थोड़ा सा और जो पोर्शन होगा वो कोशिश करेंगे कि जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर है कुछ उनको भी यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। पहले अभी यहाँ पर इनके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह होगी उनको भी हम लोग देखेंगे। तो ये बेसिकली चार पोर्शन में डिवाइड होती है। अरावली रेंज से निकल के आती है हिमालय और जो काराकोरम वाला रीजन है, सियाद्री और वेस्टर्न घाट वाला, विंध्या और सतपुरा वाला, ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये अलग अलग एरिया में डिवाइडेड जो एरिया है इसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालेंगे, ठीक है। बेसिकली पांच है, इसको छोटा नागपुर प्लेटू पांचों हो गए। तो आज से यहां पर स्टार्ट करते हैं। पहली जो रिवर है आप लोग की वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी लूनी रिवर, ठीक है। तो जाकर देखिएगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला था कि मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं, और जो भी पास्ट में हम लोगों ने मैप बेस्ड जो चीजें डिस्कस की हैं उनको रिवाइज आप लोग करते रहना। ये नहीं कि मैं नया जो सेक्शन स्टार्ट करता हूं तो पुराना आप लोग भूल जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, इसलिए रिविजन आप लोग करते रहना है, ठीक है। बाकी कोशिश करूंगा कि मैं भी आप लोग जो भी जहां पर जरूरत पड़े एक तरीके से लेक्चर के अंदर चीजों को रिवाइज कराता रहूं। आइए बात करते हैं आज की मोटिवेशन कोट के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो इंसान का कर्मा होता है ना, वो एक तरीके से किसी मेन्यू के ऊपर डिपेंड नहीं होता है कि मंडे को आप लोगों को पनीर मिलेगा और ट्यूसडे को खीर मिलेगी और सैटरडे को रसगुल्ले मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कर्मा होता है ये आप लोगों को, आप लोगों के बेस, जो आप लोगों का जो काम करने का जो तरीका होता है उसके बेस पर आप लोगों को मिलता रहता है। यानी कि अगर आप लोग अपने आप को सही पैटर्न में लाकर अपनी चीजों को फॉलो करके चल रहे हैं, एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं सही डायरेक्शन में, अपने सिलेबस और पुराने क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए, या फिर जो भी काम आप लोग कर रहे हैं उसमें पूरा ट्रस्ट है, आप लोगों को पूरा फेथ है, उस तरीके से आप लोग काम को कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप लोगों का जो कर्मा है वो उसी तरीके से चेंज होता चला जाएगा। यानी कि कोई प्रीडिफाइंड मेन्यू नहीं है कि हाँ आप लोगों का कर्मा ऐसे रहने का। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पास्ट में यूनिवर्सिटी टॉप नहीं किया, स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रेजेंट में जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग उसको नहीं निकाल सकते। कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। इंसान को जब ठेस लग जाती है तभी इंसान अपने काम को करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कब उसको सीरियसली लेते हैं। जिस दिन आप लोगों ने सीरियस ले दिया, ये समझिए उस दिन जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से उसको लेकर चलना चाहते हैं। तो कोशिश करो कि हमेशा अपने आप को एक सही जोन में रखो और अपने पैटर्न को फॉलो करके चलो, ठीक है। आइए एक थोड़ा सा नजर लाते हैं यहाँ पर कोविड-19 के केसेस के ऊपर। टोटल मिलाकर 10 मिलियन यहाँ पर केस क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर अब 10 मिलियन से भी ज्यादा है और 2 लाख केस यहाँ पर आ चुके हैं। तो टोटल अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 5 लाख के करीब लोगों की जान जा चुकी है, और यहाँ पर 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख के करीब जो लोग हैं वो यहाँ से रिकवर कर चुके हैं। यूएसए टॉप पर है, ब्राजील दूसरे नंबर पर, रसिया तीसरे और इंडिया है चौथे नंबर पर। तो जो अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो कल जो आए यहां पर केस ये 19,000 केस आए, परसों 20,000 केस थे, अब तक के हाईएस्ट केस। कल थोड़े डाउन हो गए। इसी के साथ में 16,000 साढ़े 16,000 लोग यहां पर जान जा चुके हैं। यूएसए टॉप पर चला है 26 लाख केस के साथ में। डेली 36 से 40, कल 40 आए थे, आज 36 है। जो यूएसए के केस है वो काफी लार्ज स्केल पर, कल 40 नहीं थे 46,000 केस थे, ठीक है। टोटल मिलाकर 1,28,000 लोग यहां पर जान जा चुके हैं। हमारी कंट्री में महाराष्ट्र टॉपर है, दिल्ली दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु है तीसरे नंबर पर। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं एक एक कर। सारे लेक्चर जो भी हैं इनकी सबकी पीडीएफ अगर आप लोगों को रिवीजन के लिए चाहिए वो टेलीग्राम पर इकट्ठी मिल जाती है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर FATF के बारे में बात करें, जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं। क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्या ग्रे और ब्लैक लिस्ट होती है, ये सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। कितनी कंट्री है ब्लैक लिस्ट में, तो टोटल डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ताकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग सारी चीजें तैयार कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये इंडिया और चाइना के बारे में बात करें। ये वाला आर्टिकल इंडिया और चाइना का भी जिक्र है बीच में, पर लेकिन इंडिया और बेसिकली नेपाल के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे, देखेंगे क्या क्या बातें हैं। तो कोशिश करूंगा कि कंबाइन कर पॉइंट्स यहां पर देखने को मिले, क्योंकि काफी लंबे समय से ये इशू दोनों पैरेलल में चले हुए आ रहे हैं, इंडिया और चाइना और इंडिया और नेपाल।
साइड वाला आर्टिकल यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर के न्यू डोमिसाइल के बारे में बात कर रहा है कि जो नया मूल निवास वहां पर लाने की बात की जा रही है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आप लोगों का, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बात की जा रही है, तो हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। कई सारे रिफॉर्म इनके द्वारा लाए गए तो उसके ऊपर नजर डालेंगे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आज है मंडे को जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं ये उनकी रिप्लाई करते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। ये बात की जा रही है, आप लोगों याद होगा अगर आप लोग न्यूज एनालिसिस वाली वीडियोस भी सुनते हैं तो उसमें यहां पर हम लोगों ने यहां पर बात की थी, ये यहां पर मापिला अपराइजिंग के बारे में, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। अभी इसके ऊपर एक मूवी बनाई जा रही है जिसके चलते यहां पर ये न्यूज में है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए जो ये वाली लेक्चर होता है ना, इसमें हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आप लोगों का जो सेकंड लेक्चर आता है उसमें हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं। उसमें न्यूज आप लोग की जैसे कि पीआईबी की होगी, द हिंदू न्यूज़पेपर की होगी, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो मैं वहां पर कवर करता हूं। तो खासकर वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज आप लोग की होती है, तो उसको आप लोग जरूर देखा कीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक तरीके से आप लोगों की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वहां पर ज्यादा रहती है। हालांकि सारी चीजें आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते क्या प्रीलिम्स के लिए क्या मेंस के लिए, पर लेकिन वहां पर ज्यादातर एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं रहता है, वहां पर चीजें ज्यादा कवर की जाती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोगों की सारी तैयारी होती है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, यहां पर सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी सब कुछ देखने को मिलती है। ठीक है, तो बाकी का ये एडिटोरियल वाला पेपर होता है, ये एनालिसिस वाला पेपर होता है, जो न्यूज एनालिसिस आती है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखा कीजिए। ठीक है, कोशिश करूंगा इसको भी मॉर्निंग में लेकर आऊं, क्योंकि अभी ये इवनिंग में आता है, तो इसको भी कोशिश करेंगे कि लगभग 11 बजे से पहले पहले आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सही रहेगा ना, तो उसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। बाकी आज का जो यहाँ पर कार्टून है ये इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। इकोनॉमी जो है वो काफी डाउन जा रही है, तो जीडीपी जो कंट्री की है उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जीडीपी जो है वो काफी ज्यादा डाउन यहाँ पर जा रही है। ठीक है, बाकी जो डेटा पॉइंट है वो यहाँ पर यही बता रहा है किन किन राज्य में क्या क्या कोरोना वायरस के केस आए हैं, तो उसके बारे में कोई मतलब ही नहीं है डिस्कस करने का। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई सारे बच्चे काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आप लोगों को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जो आंसर राइटिंग होती है यही आप लोगों के मार्क्स जो होते हैं वो काउंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट, इसी के साथ में बात की जा रही है कि व्हाट इज द इशू एंड व्हाई इज पाकिस्तान अंडर FATF स्कैनर, यानी कि पाकिस्तान जो है वो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के स्कैनर के अंदर क्यों है, तो ये बात यहां पर की जा रही है। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, तो कोशिश कीजिएगा 200 से 250 शब्द में आप लोग को आंसर देना है। अगर एसएससी बैंकिंग की तैयारी करें तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, और स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो अपने हिसाब से आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए यहां पर FATF के बारे में, हालांकि कई बार बता चुका हूं अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, पर फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यहां पर है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग यानी गलत तरीके से कमाया गया पैसा उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट की जाती है, उसके लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई थी 1989 में G7 कंट्रीज के द्वारा। फिर 2001 में जब यूएसए के ऊपर अटैक किया गया, ओसामा बिन लादेन वाला अटैक, जिसके तरह बोला गया था कि एक बिल्डिंग में से हवाई जहाज निकाल दिया गया था, तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कहां से आई, किसने उसको हवाई जहाज खरीदने लायक भी पैसे दे दिए, तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो इसके चलते यहां पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को यहां पर फोकस किया गया, और यहां पर जो बात की गई कि मॉनिटर किया जाएगा जो FATF की जो रिकमेंडेशन है, म्यूचुअली एवेल्युएट किया जाएगा जो मेंबर कंट्री है कि ढंग से उसको इंप्लीमेंट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आज के दिन में दो चीजों पर फोकस देता है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड वाइड ये रीजन सर्व करता है। 39 मेंबर यहां पर इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज यूज की जाती है, और यहां पर जिंग मिंग ल्यू आज के दिन में यहां पर प्रेसिडेंट है। इसी के चलते क्योंकि ये चाइना के है तो इसीलिए यहां पर पाकिस्तान को थोड़ी सी रियायत यहां से मिल जाती है। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा आगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, तो इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख रखा है। ग्रे लिस्ट मतलब यहां पर पाकिस्तान की जो एक तरीके से कंडीशन है वो सही नहीं है, पाकिस्तान उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो इसलिए ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है। अगर यहां पर ये जैसे ग्रे लिस्ट में है अभी, अगर इसको पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कोई कंट्री पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगी, पाकिस्तान को जो टेररिस्ट फंडिंग की जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें एक तरीके से यहां पर रोक दी जाएगी। कोई भी कंट्री यहां पर आकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि ब्लैक लिस्ट करने का मतलब है कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ जाना। बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे आज के डेट में ईरान जो है वो बिल्कुल बर्बादी की ओर चल रहा है, और दूसरा नॉर्थ कोरिया बार बार चटपटा रहा है कि किसी न किसी तरीके से उनको इस लिस्ट में से बाहर निकाला जाए। तो जो ग्रे लिस्ट है यहां पर एक तरीके की वार्निंग देता है, और जो ब्लैक लिस्ट है फिर यहां पर एक तरीके का रिजल्ट दिखाता है। तो FATF की जो ब्लैक लिस्ट है यहां पर उसमें दो कंट्री है आज के डेट में, एक है नॉर्थ कोरिया और एक है ईरान। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कंफ्यूजन में डाला जा सकता है कि पाकिस्तान भी ब्लैक लिस्ट में, नहीं, नॉर्थ कोरिया और ईरान आज के डेट में ब्लैक
ब्लैक लिस्ट में है। नॉर्थ कोरिया कहां पर है? नॉर्थ कोरिया यहां पर साउथ कोरिया के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है नॉर्थ कोरिया और ये हो गया यहां पर ईरान। ठीक है, तो अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग देखिए, एक हमारे ईस्ट में है तो दूसरा हमारे वेस्ट में है। तो नॉर्थ कोरिया और ईरान आज के डेट में दो ऐसी कंट्री हैं जो यहां पर ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। ब्लैक लिस्ट जो टर्म है, बेसिकली इसको ब्लैक लिस्ट जो बोलते हैं वो मीडिया यूज करती है। नॉर्मली इसे FATA ब्लैक लिस्ट या फिर इसको पहले यहां पर कॉल फॉर एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे हमारी कंट्री में आप लोग बजट बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली बजट आप लोग बोलते हैं, पर लेकिन संविधान में उसको क्या बोलते हैं ये आप लोगों को मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूं। चलिए आप लोग बताइएगा, हमारे संविधान में बजट को किस नाम से पुकारा जाता है? यानी कि संविधान में बजट नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, तो उसका एक अलग से नाम है, तो वो क्या है ये आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सर्च कीजिएगा, तो आप लोगों को जानने को मिलेगा, फिर आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो कॉल फॉर एक्शन इसको बोला जाता है बेसिकली। इसी तरीके से जो FATF ग्रे लिस्ट है उसको बोला जाता है अदर मॉनिटर्ड जुरिडिक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। यानी कि जो ग्रे लिस्ट है वो एक तरीके से गाइडलाइन करती है कि भैया आप लोग चीजों को सुधार लो वरना ब्लैक लिस्ट में आप लोग आ जाओगे। तो ऐसी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो अभी रिसेंटली यहां पर पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में चल रहा है, रिसेंटली क्या लंबे समय से चल रहा है, यहां पर जून 2018 से यहां पर इसके ऊपर मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी थी और 27 पॉइंट बोला गया था इसको सुधारने के लिए। जैसे कि यहां पर काउंटर जो टेररिज्म फाइनेंसिंग की बात की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, यानी कि जो हरकतें इनके द्वारा की जाती है, टेररिस्ट को एक तरीके से टेररिस्ट को यहां पर एक तरीके से पनाह दी जाती है पाकिस्तान के अंदर में, और सारी उल्टी सीधी हरकतें वहां पर देखने को मिलती है। तो अभी जो है 3 मंथ का एक्सटेंशन यहां पर मिल गया है इस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए, जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है। तो इसके चलते बोला जा रहा है कि पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट से बचना चाहता है तो उसको यहां पर जो चीजें हैं वो थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी, खासकर जिसके चलते जो इनके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। वरना जैसे पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें, पाकिस्तान को काफी लंबे समय से टाइम मिल रहा है, ओनली कंप्लीट केस ने 14.27 पॉइंट में से जो उसको 27 पॉइंट दिए गए थे। यानी कि पाकिस्तान जो है वो इतना सीरियसली चीजों को नहीं ले रहा आज की डेट में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो पाकिस्तान के लिए आप लोग चाइना रेस्पॉन्सिबल यहां पर बोल सकते हैं, चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वरना अब तक पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आ चुका होता। तो इसी के चलते यहां पर पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर जो इंप्रूव मैकेनिज्म टू कर्व द टेररिस्ट फाइनेंसिंग। पाकिस्तान को बोला गया टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कर्व करो, यानी कि पाकिस्तान के जो बेसिकली जो बेरोजगार टेररिस्ट हैं, जो बेसिकली कहते हैं कि जब पाकिस्तान थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो इनके टेररिस्ट जो होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान एक तरीके से जॉब देता है उन टेररिस्ट को। तो सबसे पहले तो उनकी फाइनेंसिंग आप लोगों को रोकनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए मैकेनिज्म आप लोगों को लानी पड़ेगी। दूसरा अमेंड करना पड़ेगा हवाला। हवाला क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। हवाला ये होता है, मान लीजिए जैसे कि आज के में इंडिया हो गया, ये हमारी कंट्री, और यहां पर हो गया पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या करता है, अगर पाकिस्तान को हमारी कंट्री में कोई अटैक कराना होता है तो उसको वहां से कुछ चीजें नहीं भेजनी होती है, वो यहां पर अपने बैठे हुए किसी बंदे से बात करता है, बोलता है कि मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये इंडिया में यहां पर अटैक करा दो, यहां बॉम्ब ब्लास्ट करा दो, ठीक है। तो ये 1 करोड़ रुपए फिजिकली यहां पर नहीं आने वाले हैं, अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली 1 करोड़ रुपए समझो बोला और ये 1 करोड़ रुपए हो गया। अब क्या होगा, कल को मान लीजिए इसको कुछ उल्टी सीधी हरकतें पाकिस्तान के अंदर करानी है तो ये बोलेगा कि मैं तुझको 50 लाख रुपए देता हूं कि ये हरकत यहां पर करा दे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 50 लाख रुपए भी इसके रह गए हैं, यानी कि एक तरीके से ये उधारी में मामला चलता है, ये इनका बेसिकली ट्रस्ट होता है, ठीक है। जो आज की डेट में अपने घर वालों के ऊपर कोई इंसान ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, ये इस तरीके से लोगों को बर्बाद करने के लिए यहां पर ट्रस्ट करते हैं। तो समझ रहे हैं कंडीशन क्या चल रही है यहां पर। तो ये पूरा खेल ट्रस्ट का होता है, हवाला के ऊपर जो काम चलता है। बेसिकली वैसे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, बस ये होता है कि उसके एजेंट को वहां पर पैसे दे देता है, वो उसके एजेंट को पैसे देता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हवाला। तो हवाला को यहां पर रोकने की बात की जा रही है, इसी के साथ में सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है। यहां पर जो कैश कोरियर किया जाता है, कई बार क्या रहता है कि पैसा भेजा जाता है टेररिस्ट ग्रुप को ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, तो वो भी रोकने की बात की जा रही है। इसी के साथ में जो यहां पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो बैन लगाया गया है उसको भी बोला जा रहा है कि ढंग से उसको इंप्लीमेंट किया जाए, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी यहां पर कई सारे मदरसे हैं जो यहां पर चलाए जाते हैं, जिनको फॉर्मल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये सारे एक तरीके से सेंचुरी माने जाते हैं जहां पर टेररिस्ट पनपते हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी पाकिस्तान के अंदर, यानी कि पाकिस्तान जो है वो एक हब बन चुका है आज के डेट में, अगर आप लोग देखोगे इन सब एक्टिविटीज का। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अकाउंटेबिलिटी। इसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि आज के में ज्यादा अकाउंटेबिलिटी उसकी किसके लिए है, टेररिस्ट ग्रुप के लिए है, जनता के लिए और FATF के लिए कोई ज्यादा अकाउंटेबिलिटी इसकी है नहीं। तो वो चीजें देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक ऐसा हो चुका है, कुत्ते की पूंछ कितने भी दिन लुड़की में रखो, जैसे निकालोगे ऐसे ही निकलेगी। रीजन क्या है, ऐसा नहीं कि पहली बार इसको यहां पर इस लिस्ट में डाला गया है, तीसरी बार इसको यहां पर इस लिस्ट में डाला गया है। पहला 2008 में डाला गया था, दूसरा 2012 से लेकर 15 तक यहां पर इसकी कंडीशन देखने को मिली, और तीसरा जो यहां पर अभी कंडीशन निकल कर आई 2018 में इसको इस लिस्ट के अंदर
डाला गया है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। यूएसए में एक रिपोर्ट रिलीज की गई है लास्ट वीक, अभी उसमें बोला गया पाकिस्तान एक तरीके से सेफ हेवन है, यहां पर जो भी टेररिस्ट होते हैं उनके लिए इससे अच्छी जगह धरती पर कोई नहीं है जैसी पाकिस्तान। यानी कि अगर टेररिस्ट को जिंदा रहना है तो पाकिस्तान में जाओ, वहां पर सारी फैसिलिटी उनको मिलेगी, एक तरीके से आलीशान घर मिलेगा, वहां पर टीवी रहेगा, आराम से उनको सारे बिरयानी दारू शराब वगैरह सब मिलेगा, तो सब कुछ सर्व किया जाता है पाकिस्तान के टेररिस्ट को। तो ये कंडीशन यहां पर एक तरीके से इतना फायदा तो वहां पर पॉलिटिशियन बनने में नहीं है जितना फायदा वहां पर टेररिस्ट बनने में है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके चलते बोला गया कि सेफ हेवन है, यहां पर स्वर्ग मिलता है उनको, वहां पर पाकिस्तान के अंदर जनता को चाहे रोटी मिले चाहे ना मिले, उनको चिकन बिरयानी जरूर मिलेगी। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके चलते जो कंडीशन है यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो रिपोर्ट है वो बोलती है कि यहां पर बेसिकली जो यहां पर जो जेईएम है या फिर एलईटी है, जो इसके ग्रुप है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके खिलाफ कोई एडुकेट स्टेप इनके द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर पनपते हैं। तो इसी के चलते पाकिस्तान को यहां पर थोड़ा सा फोकस देकर चलना पड़ेगा। पर लेकिन पाकिस्तान बार बार ऐसा है, ऐसी भी हरकतें की गई है पाकिस्तान के द्वारा। कुछ दिनों पहले मैंने ट्विटर पर शेयर भी की थी, एक काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर थी, उसमें यह दिखाया गया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि उनको टेररिस्ट मिल ही नहीं रहे, कहीं गुम हो गए हैं। यानी कि छोटे से बच्चे हैं, मेले में घूमने जा रहे थे, उंगली छूट गई उनकी और मेले में गुम हो गए। तो इस तरीके की कंडीशन भी बोली गई है। तो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर चीजों को उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करके चलते हैं। 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, ठीक है, उसको शहीद का एक तरीके से ये ऐसी बातें बोली जाती है जैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया तो उसको बोला गया शहीद पाकिस्तान के अंदर। ये किसने बोला? पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के द्वारा ये बोला गया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ऐसी ऐसी हरकतें यहां पर ये करते हैं। इसी के साथ में यहां पर उसको जब बात की गई यहां पर बेसिकली सीरियस चार्ज लगना चाहिए 26/11 का हाफिज सईद के ऊपर, तो ये चार्ज नहीं लगाया गया, उसको बैन किया गया टेररिस्ट आउटफिट के लिए और उसी के साथ में इलीगल प्रॉपर्टी के लिए। पर लेकिन जो एक्चुअल में केस था हमारी कंट्री में जो अटैक कराया गया उसके लिए कोई बात यहां पर नहीं की गई। इसी के साथ में जो यहां पर जाकिर उर रहमान लिखवी है, ठीक है, इसी के साथ में साजिद मीर है, ये सारे या फिर जेईएम का चीफ है मसूद अजहर, ये सारे इसी तरीके से वहां पर घूम रहे हैं। कोई भी इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए वहां पर तैयार नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में अगर बैकग्राउंड लेवल पर आप लोग देखोगे गवर्नमेंट को यही चला रहे हैं वहां पर, तो गवर्नमेंट की औकात नहीं है इनके खिलाफ यहां पर कुछ बोल सके। नेक्स्ट यहां पर यूएसए थोड़ा सा ढीला किस लिए है? वो इसलिए ढीला है क्योंकि यूएसए अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं और अफगानिस्तान का भी बेस कहीं ना कहीं तालिबान में ही, तालिबान का जो अफगानिस्तान का जो अटैक करने वाला ग्रुप है तालिबान, उसका भी बेस कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर है। तो यूएसए थोड़ा सा इसलिए सोचता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान जो है उसके साथ में थोड़ा सा लीनियंट रहे ताकि यहां पर यूएसए यहां से निकल सके। तो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, एक फैसिलिटेटिंग एक सेंटर बना हुआ है अफगानिस्तान में पीस डील के लिए, क्योंकि बेसिकली जो यहां पर टेररिस्ट हैं वो एक तरीके से उनको एक सह देने वाला है। तो इसके चलते ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते जो FATF में यहां पर इनको जो अभी फिलहाल रखा गया ग्रे लिस्ट में, तो अगर यही हरकतें चलती रहेगी तो यहां पर ये कल ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो अफगानी डील है उसके ऊपर ज्यादा फोकस देकर यहां पर चीजें चली जा रही है, वरना अब तक ये ब्लैक लिस्ट में पहुंच गया होता है। यानी कि यूएसए जो है आप लोग बोल सकते हैं अपने फायदे के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें FATF के एक्शन प्लान के बारे में, ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से क्लियर है उसके लिए। अगर आप बात देखें, अगर उसने यहां पर इसको फॉलो करके नहीं चला तो फिर पाकिस्तान को काफी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप के इंटरेस्ट में अगर ये काम करता रहेगा, जिस दिन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया उस दिन पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पाकिस्तान को थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए कैसे सिचुएशन को लेकर चलना है, क्योंकि एक तरीके से पाकिस्तान अपने आप को बेच चुका है ऑलरेडी चाइना के उसमें, और रही सही कसर अब यहां पर पूरी हो जाएगी तो चाइना फिर उसको अपने हिसाब से यहां पर नचा पाएगा। तो सिचुएशन जो है वो काफी खतरनाक हो जाएगी अगर सिचुएशन अभी फिलहाल नहीं सुधरी तो। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर बात करें JNK के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या क्या कंडीशन यहां पर रिसेंटली अभी बात सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो यहां पर जो अभी रिसेंटली न्यूज में है ये है न्यू डोमिसाइल रूल की वजह से। ये होता है जैसे आप लोगों ने मूल निवास देखा होगा, आप लोग अपने राज्य से मूल निवास बनाते हैं। हमारी कंट्री में दो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है कि हम लोग रहने वाले इंडिया के भी हैं और अलग अलग राज्य के भी हैं, नहीं। अगर अलग राज्य के बारे में बात करें तो मूल निवास बनता है आप लोगों के सामने, पर लेकिन इंडियन सिटीजन ही आप लोगों के पास में रहेगी। जैसे यूएसए में आप लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती है, आप लोग यूएसए के सिटीजन है और उसी के साथ में किस स्टेट के सिटीजन है, ठीक है। हमारी कंट्री में अब तक ये चीजें थी नॉर्मली, अगर आप लोग देखा जाए एक स्पेशल सिटीजनशिप आप लोग बोल सकते थे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहां पर चीजें देखने को मिलती थी, पर लेकिन अब वो भी रिमूव हो गई है जब से आर्टिकल 370 को यहां पर मॉडिफाई किया गया है। तो न्यू डोमिसाइल जो रूल है यहां पर उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली एक तरीके से स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का, वो अभी यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन किया गया जब 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर में। यहां पर बेसिकली अब यहां पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में यहां पर चेंज हो गया है। तो कई सारी जो परेशानी में सहायता हुई और इसी के साथ में आशा की किरण भी यहां पर देखने को मिल रही है कई सारे लोगों को।
अब यहां पर देखते हैं कि सिचुएशन कैसे निकल कर आती है। बोला जा रहा है कि 2 लाख या फिर 3 लाख के करीब, 2 से 3 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कि कुछ तो पाकिस्तान से रिफ्यूजी हैं, कुछ यहां पर सैनिटरी वर्कर यानी कि स्वच्छता जो कार्यकर्ता हैं जो यहां पर पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट से कंट्री का है, कुछ गोरखा हैं जो कि यहां पर आए हैं बिफोर इंडिपेंडेंट, जिस सोल्जर्स हो गए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं यहां पर लगभग 2 से 3 लाख लोग जिनको यहां पर प्रॉपर वे में सिटीजन नहीं माना जाता है पाकिस्तान के अंदर, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से टेम्परेरी तौर पर वहां पर रहते हैं। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जैसे यहां पर ये न्यू डोमिसाइल रूल यहां पर आएगा तो उसके चलते इनको काफी फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि इनको कहीं पर क्लासिफाइड नहीं किया जाता है एज ए परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है। तो एक तरीके से जो इनकी लाइफ है वो अभी यहां पर असमर्थ नहीं है इस तरह कोई एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और जो पॉलिसीज होती हैं यहां पर स्टेट के अंदर में उनकी अपॉर्चुनिटी से इनको वंचित रखा जाता है। तो अब यहां पर वो चीज नहीं हो पाएगी, कम से कम यहां पर इनको सपोर्ट मिल पाएगा, ठीक है। कई सारे जो रिफ्यूजी हैं वो कौन है, वो रिफ्यूजी हैं जिनको पाकिस्तान में बड़ी ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान में आप लोगों को पता है वहां पर एक तरीके से जो कंट्री है वो इस्लाम के बेस पर चलती है, यानी कि संविधान नहीं है उनके वहां पर, इस तरीके से संविधान है पर लेकिन वो एक तरीके से जो रिलीजन के नीचे है। हमारी कंट्री में क्या है, सबसे ऊपर हमारा संविधान है, उसके बाद में सारे रिलीजन आते हैं, जो भी चीजें हैं। तो हमारी कंट्री में संविधान सबसे ऊपर है, पर लेकिन पाकिस्तान में इसका अपोजिट है यहां पर। तो इसलिए यहां पर पाकिस्तान में एक पर्टिकुलर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, तो वही वहां पर रह पाते हैं और उसमें भी आपस में काफी ज्यादा चीजें जो है वो प्रॉब्लम में रहती हैं। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं थोड़ा सा। अगर बात करें स्टेट ऑफ J&K के बारे में, ठीक है, तो स्पेशल पावर जो डिफाइन करती है वो परमानेंट रेजिडेंट, इसी के साथ में रिस्ट्रिक्ट लैंड की बात की जाती है, एजुकेशनल और इंप्लॉयमेंट राइट की बात की जाती है। यानी कि स्पेशल पावर जो थी यहां पर ये परमानेंट रेजिडेंट्स को अलग से फोकस देती थी, इसी के साथ में लैंड वगैरह की पावर उन्हीं के हाथ में थी, एजुकेशन और इंप्लॉय भी कहीं ना कहीं उन्हीं को यहां पर इंप्लॉयमेंट उनको मिलता था। पर लेकिन जैसे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A अगस्त 5 को यहां पर चेंज किया गया इसके अंदर में, तो तब से लेकर यहां पर चीजें जो हैं वो अब यहां पर परमानेंट जो रेजिडेंट ऑफ स्टेट वाला जो फंडा था वो डिसकंटिन्यू यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते जो न्यू डोमिसाइल है वो किसको मिलेगा, एक पर्सन या फिर उसके चिल्ड्रन जो यहां पर 15 साल से रह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पहली बात। दूसरा, स्टडी की है 7 ईयर और इसी के साथ में 11 क्लास 10th और इसी के साथ में 12th के एग्जाम यहां पर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिए जो कि यूटी के अंदर है। तो ये पर्सन जो होंगे इनको यहां पर डोमिसाइल मिल जाएगा। तो बहुत सारे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी है, जो लंबे समय तक यहां पर रह रहे हैं, इसी के साथ में और भी जो लोग इधर उधर से आ रहे हैं काफी लंबे समय तक रह रहे हैं, उनको यहां पर ये राइट मिल जाएंगे। तो इसके चलते कहीं ना कहीं उनका भी हक होगा यहां पर अपने बच्चों को पढ़ाने का, अपने बच्चों को एजुकेशन देने का, इंप्लॉयमेंट देने का, इसी के साथ में लैंड वगैरह खरीदने का। तो वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहां पर जो हिस्टोरिकली जो बोला जा रहा है डिप्रीवेशन यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके चलते चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक तरीके से इनको डोमिसाइल और एसोसिएटेड जो राइट्स हैं वो भी इनको यहां पर मिलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। पर लेकिन इसके चलते ये भी लगता है कि कई सारे जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनके माइंड में क्वेश्चन मार्क लगना स्टार्ट हो जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी पे अब किसी और का भी हक होगा, ठीक है। तो एक तरीके से कई सारी आशंकाएं जो है वो मन में आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि हर एक इंसान जो है यहां पर इसके चलते एंजॉय में नहीं है, कुछ लोग यहां पर प्रोटेस्ट भी करें, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसी के साथ में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जो बहुत वैली बेस्ड पार्टी है, वो यहां पर आज के डेट में अपोज कर रही है इन चेंज का। वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई चेंज यहां पर देखने को मिले। जम्मू रीजन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर बात किया जा रहा है कि एक तरीके से जो लोकल लोग हैं, ठीक है, जो लोकल पीपल हैं, उनको लैंड से बेदखल किया जाएगा, उनको लैंड नहीं मिलेगी प्रॉपर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी उनको ढंग से नहीं मिल पाएगी, यानी कि उनके लिए जॉब वगैरह जो है वो कम हो जाएंगी। ऐसी बातें यहां पर बोली जा रही है जो ये पॉलिटिकल पार्टी है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, बेसिकली अगर बाहर के लोगों को यहां पर ये इस तरीके से व्यवस्थित यहां पर किया जाएगा तो जो ओरिजिनल लोग हैं, लोग यहां पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो इसी के चलते आर्गुमेंट यहां पर ये है जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, जो यहां पर रहने वाले हैं, उनके लिए यहां पर सही चीजें नहीं होगी और पोलराइजेशन यहां पर सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा। तो ये सही नहीं है यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि हमारे यहां पर जो चीजें हैं अभी कल्चर जो है वो भी एक तरीके से अनफेमिलियर है इन चीजों से, और जो मार्केट है वो भी अनफेमिलियर है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चेंज यहां पर लेकर आएगा सोसाइटी के अंदर, जो कि सही नहीं मान रहे हैं इस तरीके से जो यहां पर अपोज करने वाले हैं। जो मूवमेंट है लार्जली वो इकोनॉमिक रीजन के पॉइंट ऑफ से अगर देखा जाए तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता को जॉब नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या करेंगे। तो इसके चलते यहां पर बात की जा रही है री इंजीनियरिंग ऑफ डेमोक्रेटिक, जो प्लेस है बेसिकली देखिए डिजायरेबल और डेमोक्रेटिक। देखिए बात क्या की जा रही है, अगर आज के डेट में आप लोग चेंज करते हैं इनको, ठीक है, तो एक तरीके से जो डेमोग्राफी है वो यहां पर चेंज होती है, आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर डिजायरेबल होनी चाहिए, एक तरीके से ऐसा नहीं है कि अपनी जबरदस्ती वहां पर की जा रही है, तो स्टेट के द्वारा ड्रिवन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पर अपने हिसाब से
काम किया जा रहा है तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में यहाँ पर चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जब आर्टिकल 370 और 35A में चेंज किया गया था उस टाइम पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को प्रॉपर वे में फॉलो नहीं किया गया था। बेसिकली असेंबली वहां पर काम करती पर लेकिन उस टाइम पर जो वहां पर गवर्नर रूल लगा हुआ था उसके चलते एक कंडीशन वहां पर देखने को मिली। तो सिचुएशन जो है उसको सुधारने की बात की जा रही है ताकि चीजें जो है वो ज्यादा नॉर्मलाइज यहां पर पर्टिकुलर एरिया में हो सके। नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में है। हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और काफी बड़ा इंपैक्ट डाला गया इनके द्वारा हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है और खासकर उस टाइम पर जो सिचुएशन बनी वो एक तरीके से जिस तरीके से हैंडल कर ले गए वो भी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, तो जानते हैं क्या क्या बातें हैं एक एक कर। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बोला गया पीवी नरसिम्हा राव जी थे वो फर्स्ट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोला गया है और इसी के साथ में चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। जो राव साहब है वो यहाँ पर 1991 में प्राइम मिनिस्टर बने, तो यहाँ पर 1991 से लेकर 1996 तक यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर रहे। तो इसके चलते यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर भी इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर बोले तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर भी काफी बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा किया गया, ठीक है। तो 2 डिकेड बिफोर यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद में फिर यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस तरीके से सर्व किया गया इनके द्वारा, काफी सारे रिफॉर्म किए गए और फंडामेंटल चेंज भी किए गए आंध्र प्रदेश के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। जब ये चीफ मिनिस्टर थे पहले उसके बारे में जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट जो स्टेप इनके द्वारा उठाए गए। सबसे पहले इनके द्वारा डिसमेंटल किया गया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो पावर थी, खासकर जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। फ्यूडल लैंडलॉर्ड किसको बोलते हैं? पहले जमाने में जब हमारी कंट्री आजाद हो रही थी उस टाइम पर आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास में दुनिया भर की जमीन आ गई, यानी कि बहुत सारी जमीन थी, जमींदार हुआ करते थे। पर लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो ये बोला गया लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए जो लैंडलेस लेबर है। तो कुछ ऐसे एरिया है जहां पर उसको ढंग से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे केरला हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, तो वहां पर तो चीजों को इंप्लीमेंट किया गया। पर लेकिन अगर बात करें दूसरे एरिया में ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो इस एरिया में इनके द्वारा काफी अच्छा रोल प्ले किया गया, डिसमेंटल किया गया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो पावर थी यहां पर फ्यूडल लॉर्ड के हाथ में। और इसी के साथ में यहां पर ग्रेजुअली सरप्लस जो कैपिटल यहां पर देखने को मिला रूरल इकोनॉमी के अंदर में, यानी कि एक रूरल इकोनॉमी, गांव वाली इकोनॉमी अच्छे से उभरती हुई सामने आई यहां पर, जिसके चलते गांव वाले एरिया में ट्रेड, इंडस्ट्री और अर्बन एरिया में भी काफी फायदा यहां पर देखने को मिला। तो स्टेट के लेवल पर इनके द्वारा यह काम किया गया जब ये चीफ मिनिस्टर थे, कहां के? आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तब यह काम किया गया। उस टाइम पर तेलंगाना भी यहां पर पार्ट हुआ करता था। 2014 में तेलंगाना को अलग किया गया आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जो इनके बारे में याद रखेगा। आगे बात करते हैं सेंट्रल लेवल पर क्या किया गया। सेंट्रल लेवल पर 1991 के बारे में आप लोग सारे जानते हैं। हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, चीजों को लिबरल किया गया, ओपन किया गया, चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी गई और ग्लोबल लेवल पर भी चीजों को ओपन किया गया। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो एक तरीके से इसी के बारे में बात करता है कि एक तरीके से ज्यादा है, अब रेड टेपिज्म नहीं रहा, जनता के लिए चीजों को ओपन किया गया, ठीक है। इसी के साथ में जो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर है वो रोल प्ले करना स्टार्ट किया। पहले सारा काम गवर्नमेंट किया करती थी, अब यहां पर जो गवर्नमेंट है वो काम के काम देखती है, वरना और एक्स्ट्रा काम जो है वो सारे प्राइवेट के हाथ में पहुंचा दिए गए हैं। और इसी के साथ में यहां पर ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो मल्टीनेशनल जो कई सारी कंपनी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी जो चीजें आप लोग यूज करते हैं, ये ट्विटर वगैरह, ये यूट्यूब वगैरह, ये सारी बाहर की कंपनी है। तो हमारी कंट्री की जो मार्केट है उसको चीजों को ओपन किया गया, जिसके चलते एमएनसी जो है उन्होंने स्टैब्लिश होना स्टार्ट किया। तो इकोनॉमिकली अगर आप लोग देखोगे यहां पर एक तरीका काफी बड़ा रोल है, यहां पर अन्य चैलेंज है टुडे भी, आज के डेट में भी, जिस तरीके से इनके द्वारा ये शिफ्ट यहां पर देखने को मिली। यानी कहने का मतलब यहां पर ये जो स्टेप इनके द्वारा उठाए गए उस टाइम पर, आज की डेट में भी यहां पर उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, जिस तरीके से 1990s में इनके द्वारा जो लिबरलाइज किया गया इकोनॉमी को, ठीक है। एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट, इनके द्वारा कभी भी चीजों को वैसे नहीं लेके चला गया जैसे कि नॉर्मली देखने को मिलता है, जैसे पॉलिटिशियन करते हैं, ठीक है। इनके द्वारा कभी चीजों का क्लेम नहीं लिया गया कि पंजाब, आसाम और कश्मीर के अंदर इनके द्वारा जो मंडल एजुटेशन चल रही थी उसके चलते कोई इनके द्वारा क्लेम लिया गया कि हाँ मेरी वजह से सारी चीजें सही हो रही है, मैं चीजों को नॉर्मल कर रहा हूं। इसी के साथ में रीजनल, कास्ट, आइडियोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर भी कोई भी रीजनलिज्म, कोई ऐसी चीजें यहां पर देखने को नहीं मिली। तेलंगाना के बारे में बात करें तो तेलंगाना के द्वारा इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दी गई है। यहां पर भी बोला जा रहा है सेंट्रल लेवल पे भी इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको ढंग से सेलिब्रेट किया जाए। और इसी के साथ में भारत रत्न की भी इनके लिए यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जहां पर याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है यहां पर इनको भारत रत्न मिलना चाहिए या फिर नहीं? अगर जितना इनके बारे में आप लोग जानते हैं उसके बेस पर आप लोगों से मैं पूछूं तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में येस या फिर नो।
एक बात और बतानी है कि रिसेंटली अभी भारत रत्न हमारी कंट्री में किस किस पर्सनैलिटी को मिला है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में यहां पर बात की जा रही है चाइनीज जो बेसिकली कंडीशन देखने को मिल रही है बॉर्डर एरिया में, उसके बारे में बात की जा रही है। आप लोग ये मैप कई बार दिखा चुका हूं, फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो इसका जिक्र जरूर आएगा। वेस्टर्न सेक्टर यहां पर एक इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया जो कि सबसे बड़ा बॉर्डर एरिया है। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर ईस्टर्न सेक्टर जो कि यहां पर आता है, कहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पर्टिकुलर एरिया है यहां पर सिक्किम वाला, और यहां पर ये हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन जो है यहां पर, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर है सेंट्रल एरिया, तो सेंट्रल एरिया में यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। बोला जा रहा है जो गालवान वैली में भी चीजें देखने को मिली, इंडिया और चाइना के बीच में जो झड़प देखने को मिली, तो उसके चलते यहां पर हमारी कंट्री और चाइना के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं सदमे में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि 1967 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने ज्यादा लोगों की यहां पर जान गई, जिसके चलते कंडीशन यहां पर ये थी कि एक कर्नल रैंक के पर्सनैलिटी भी यहां पर वो शहीद हो गए। तो क्या क्या यहां पर है इसके चलते, तो बोला जा रहा है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो सबसे लो लेवल पर चल रहे हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन। इंडिया और चाइना जो है आज की डेट में यहां पर ये न्यू और डिफरेंट नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आज की डेट में कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 के चलते आज की डेट में हर एक इंसान क्या करता है, अपने मुंह पर मास्क लगाकर चलता है। पहले अगर कोई ऐसा करता था तो उसको लोग देखते थे कि लगता है कुछ जुकाम हो रखा है, कोई और दिक्कत हो रखी है, मतलब रेयरली होता था। ऐसी चीजें यहां पर बोली जा रही है। पर लेकिन आज के डेट में बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को दूसरा तीसरा चौथा इंसान ऐसा मिल जाएगा जो कि मुंह पर मास्क लगाए हुए है, और जरूरी भी है। तो मास्क लगाना एक नया नॉर्मल हो चुका है। आगे घर से कोई बाहर निकलेगा तो मास्क को हाथ में लेकर घर से बाहर निकलेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो वही चीजें बोली गई कि जब से यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हुई है, एक नया नॉर्मल इंडिया और चाइना के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि सोचने के लिए मजबूर करता है कि कहां पर जाकर दोनों कंट्री रुकने वाली है। और ऐसा नहीं है कि चाइना ये पहली बार हरकतें कर रहा है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा भी यहां पर बात की गई थी कि चाइना जो है वो बड़ी बेशर्मी और अवैध तरीके से हमारी कंट्री को जो टेरिटरी है उसको क्लेम करता है, बेशर्मी भी और अवैध तरीके से भी यहां पर। तो ये गालवान वैली को बोलता है कि मेरी है। इसी के साथ में यहां पर पेंगोंग जो लेक है यहां पर पेंगोंग तोशो, ठीक है, उसको बोलता है कि ये पर्टिकुलर मेरा एरिया है। तो चाइना ऐसी हरकतें आप लोगों को बार बार करता हुआ नजर आता है, जो कि चीजें जो है वो अप टू द मार्क यहां पर नहीं है। अगर ऐसे क्लेम चाइना के द्वारा, बेसलेस क्लेम चाइना के द्वारा किए जाते हैं तो हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करें तो चाइना का जो क्लेम है उसको केयरफुली हम लोग को एनालिसिस करना चाहिए क्लोजली, ताकि ऐसी कंडीशन जो है उसको सुधारा जा सके। इसी के साथ में जो अनदर अगर आप लोग बात देखेंगे यहाँ पर वो इंप्लीकेशन की बात की जा रही है, खासकर इंडिया और चाइना आज की डेट में जिस तरीके से गालवान वैली में आमने सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो इसके चलते चाइना जो है वो बार बार जो स्टेटस को है यहाँ पर स्टेटस को है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। यानी कि चाइना हर बार थोड़ा सा अंदर घुसने की कोशिश करता है कंट्री के अंदर। तो ऐसी हरकतें यहाँ पर ऐसा नहीं यहीं पर ही की जाती है, दूसरी कंट्री के साथ में साउथ चाइना सी में भी चाइना के द्वारा ऐसी हरकतें बार बार यहां पर की जाती है। फाइनली जो बात की जा रही है गालवान वैली के बारे में, तो फाइनली जो क्लेम है गालवान वैली का, ठीक है, तो ये इशू है यहां पर। ऐसा नहीं कि पहली बार है यहां पर 1962 से यहां पर ये चीजें चली आ रही है। यहां पर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है और बार बार इंडिया इसका विरोध करता है, पर लेकिन चाइना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाइना क्या करता है, इसको हथियार के तरीके से यूज करता है। जब भी इंडिया को सप्रेस करना होता है, कोई प्रेशर डालना होता है, तो बार बार यहां पर ऐसे मुद्दे उठा लेता है जिनका कोई सर और पैर नहीं होता है। तो ऐसी हरकतें की जाती है। अगर बात करें इंपोर्टेंस ऑफ जो यहां पर एक्साइज चीन है उसके बारे में, तो यहां पर एक्साइज चीन जो है वो चाइना एक तरीके से पहले से यहां पर चाइना के कंट्रोल में। पहले आप लोग यहां पर देखिए ये पर्टिकुलर रीजन है यहां पर जो चाइना के द्वारा 1962 की वॉर में यहां पर हमारी कंट्री से हड़प लिया गया था, जिसको आप लोग एक्साइज चीन के नाम से यहां पर जानते हैं। तो एक्साइज चीन पर चाइना अपना कंप्लीटली कंट्रोल चाइना अपना बताता है। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली यहां पर बात होती है। इसका फायदा क्या है चाइना को? फायदा यह कि जिंगजियान और जो तिब्बत वाला रीजन है चाइना का, आपको मैप में दिखाता हूं तो अभी आप लोग समझ पाएंगे। अगर यहां पर ये एक्साइज चीन चाइना के कंट्रोल में रहता है तो ये एक तो तिब्बत हो गया और दूसरा हो गया जिंगजियान वाला रीजन, जहां पर बहुत सारी मुस्लिम माइनॉरिटी जो है एक तरीके से चाइना की जो बेसिकली मार एक तरीके से फेस कर रही है, चाइना का डिक्टेटर रूल वहां पर फेस कर रही है। तो ये कंडीशन है। तो चाइना चाहता है कि नॉर्मल रिलेशन हो जाए। तो इंडिया जो पॉलिसी मेकर है उनके द्वारा यहां पर रिक्लासिफिकेशन करना पड़ेगा लद्दाख को, जैसे प्योरली इंटरनल मैटर यहां पर ये बोलते हैं। तो वो इंटरनल मैटर बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा कि हाँ कैसे आप लोग इसको इंटरनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जो कि आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और खासकर इंटरव्यू में ऐसी चीजें बड़ी जल्दी पूछी जाती हैं आप लोगों से। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बोला गया कि मैक्सिमम टाइम हम लोग जो फेलियर रहा वो इंटेलिजेंस असेसमेंट में रहा। चाइना बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है, पर लेकिन हम लोग इंटेलिजेंस के मीडियम से अगर देखें चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे यहां पर एक तरीके से सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में जो यहां पर डिसीजन आप लोगों के लिए जा रहे हैं या फिर जो डिसीजन लिए जाएंगे तो वो अलग तरीका इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे।
क्योंकि जब तक यहां पर जो लीडर के पास में सही इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं पहुंचेगी तब तक वो सही डिसीजन यहां पर नहीं ले पाएंगे। तो इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो सही होना चाहिए अगर सही डिसीजन आप लोग चाहते हैं तो, वरना इंटेलिजेंस इनपुट कुछ और रहेगा, सही बातें कुछ और रहेंगी, तो सही नहीं यहां पर। इंटेलिजेंस सीमेंट जो है चाइना के बारे में जो अगर आप लोग बात करें वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो रिक्वायर्ड भी है। अगर बात करें यहां पर एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, एक तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन सब चीजों का यूज हम लोग कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ सबमिट मिट्स के बारे में बात की जा रही है। इंडिया के बारे में अगर बात करें तो हमारी कंट्री के बारे में, तो यहां पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा जो बात की जा रही है रिगार्ड जो पॉलिसी मेकिंग के बारे में, तो प्रोबेबली यहां पर इसके लिए प्राइस पे करना पड़ रहा है अगर आप लोग यहां पर इसके बारे में बात करते हैं तो, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जिस तरीके से कंडीशन है वो सोचने के लिए मजबूर करती है यहां पर पॉलिसी मेकर को भी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यहां पर जो बेसिकली चाइना के जो एक्सपर्ट है उनके साथ में मिलकर जो बात की जाती है, तो उसके चलते चाइना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि तुम ना यूएसए की तरफ को झुके हुए हो, यानी कि टिल्टेड हो, तो इसलिए यहां पर तुम हमारे खिलाफ में आकर काम करने की कोशिश करते हो। तो एक इंबैलेंस यहां पर देखने को मिलता है जिसको बार बार सुधारने की कोशिश की जाती है कि हम लोग को इसको सुधार लेना चाहिए, ये सही तरीका यहां पर नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहां पर जो आप लोगों जो यहां पर उत्तराखंड के एरिया पे देखने को मिलेगा, ये डिस्प्यूटेड रीजन है यहां पर, जो कि नेपाल बोलता है कि सारा रीजन यहां पर है। तो उसके चलते यहां पर बार बार यहां पर नेपाल और इंडिया के रिलेशन के बारे में कई सारे आर्टिकल आते हैं। मैंने एक लेक्चर भी बनाया था यहां पर कंप्लीटली, यह है सगोली ट्रीटी के बारे में। तो सगोली ट्रीटी एक बार जाकर सर्च कर लीजिएगा, डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा इंडिया और यहां पर जो आज के डेट में नेपाल है उसके बीच में क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो सगोली ट्रीटी आप लोग सर्च कीजिएगा, सगोली ट्रीटी बाय वीर, तो सारे पत्ते खुल के आप लोगों के सामने आ जाएंगे, फिर आप लोग यहां पर उसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये छोटा सा आर्टिकल आप लोग समझ सकते हैं, ये मालाबार रिबेलियन के बारे में जो 1921 में देखने को मिला। तो उसके जो बेसिकली लीडर बनाया जा रहा है यहां पर, ये वीके हाजी को बनाया जा रहा है, जिनका नाम है वरियान कुना, ये है यहां पर कुंजा हामिद हाजी। ठीक है, तो वीके हाजी के नाम से मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो अभी नई मूवी आ रही है जिसका नाम है यहां पर वीरेकुम कुन्ना, जिसका नाम है यहां पर वीरयम कुन्नन। ठीक है, तो ये जो मूवी है यहां पर ये मालाबार रिबेलियन के बारे में यहां पर बात करिए, जो कि 1921 में देखने को मिला। बोला जा रहा है कि यहां पर जो ये पर्सनैलिटी थे इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, अपना लगभग 75,000 जो नेटिव लोग हैं उनको इकट्ठा किया गया और एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई 6 महीने तक यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, केरला का जो यहां पर इरनाडु रीजन है और इसी के साथ में यहां पर वेलुबांदू जो रीजन है उस पर्टिकुलर रीजन में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाएगी। आगे चल के 1922 में यहां पर बेसिकली जो ब्रिटिश के द्वारा यहां पर चीजों को खत्म करने की कोशिश की गई, तो उस टाइम पर यहां पर चीजें जो है वो थोड़ा सा टाइट हो गई, तो वहां पर चीजें एक संभाल नहीं पाए। ठीक है, वरना इनके द्वारा पूरा विद्रोह यहां पर चलाया गया। तो उसी के ऊपर एक मूवी बन रही है, कंट्रोवर्सी यहां पर सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी जो है वो अपनी जगह यहां पर, आप लोग जो है बेसिकली वो चीजें याद रखिएगा हिस्ट्री में क्या है इसके बारे में, ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में देखने को न मिले। ठीक है, तो ये चीजें थी जो मुझे आप लोगों को डिस्कस करनी थी। बाकी मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कल से आप लोगों के डिस्कस होने स्टार्ट हो जाएंगे। आज जो पूछा गया उसको जाकर देखिए, कल से हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कसन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर अगर पसंद आते तो पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मेरे साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर कनेक्ट रहने के लिए आप लोग कहां से जाकर आप लोग कनेक्ट रहना है, तो लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि न्यूज एनालिसिस का होगा।